हेलो दोस्तों, बिगनर्स फ्रेंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर जो है 27 तारीख से लेकर 4 तारीख तक की। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। चलो, पहला है ग्रीस से। ग्रीस ने पेरिस 2024 खेलों के आयोजकों को सौंपी ओलंपिक मशाल। ग्रीस ने बीते शुक्रवार को एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में एक समारोह को आयोजित किया। इस दौरान आधिकारिक तौर पर पेरिस 2024 आयोजन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल को ओलंपिक मशाल सौंपी। यह वही स्थान है जहां आधुनिक ओलंपिक पहली बार 1896 में खेले गए थे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इस वर्ष 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना में शामिल हुई इजरायली मिसाइल रैपिंजी सुपरसोनिक गति से मार करने में सक्षम है। भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में स्वदेश में रक्षा उपकरण बनाने के साथ मित्र देशों से भी अत्याधुनिक मिसाइलें और सैन्य उपकरण खरीद कर भी लड़ाकू विमानों के बेड़े की मारक क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसी सिलसिले में वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने वाली इजरायली रैम्पेजे मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। 250 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम सुपरसोनिक या आवाज़ से गति करने वाली रैम्पेजे 250 किलोमीटर तक लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और मिग 29 जैगवार लड़ाकू विमानों को रैम्पेजे मिसाइलों से लैस किया है। नौसेना ने मिग 29 के नौसैनिक लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल किया है। वायुसेना अब इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रैम्पेजे को बनाया जा सकता है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण पर भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज रविवार से। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG का प्रतिनिधि मंडल भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए बांग्लादेश का दौरा करने के लिए तैयार है। सचिव V श्रीनिवास के नेतृत्व में 4 सदस्यों वाला DARPG प्रतिनिधिमंडल 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक बांग्लादेश के दौरे पर होंगे। यात्रा के उद्देश्य बांग्लादेश सिविल सेवकों के लिए कैरियर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2024-2029 की अवधि के लिए MOU के नवीनीकरण पर बातचीत करना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने फ्रांस की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी की है। भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की क्षमताओं के निर्माण के उद्देश्य से दसॉल्ट एविएशन, साफ्रान और नेवल ग्रुप सहित कई फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। जनरल चौहान ने लगभग एक सप्ताह लंबी फ्रांस यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उनकी यह यात्रा शनिवार को संपन्न हुई। बता दें कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी ने समय के साथ महत्वपूर्ण गति पकड़ी है। अब यह और भी करीबी और बहुआयामी रिश्ते में विकसित हो गई है, जो सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों तक फैली हुई है। CDS की इस यात्रा ने भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है। खान मंत्रालय आज से 2 दिवसीय महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन करेगा आयोजित। शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, शक्ति ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद और भारतीय सतत विकास संस्थान IISD के सहयोग से खान मंत्रालय 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन, लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का लक्ष्य सरकार और उद्योग जगत के स्टेक होल्डर्स को CRM के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने एवं भारत के आर्थिक विकास और सतत विकास से जुड़े उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, आपसी जुड़ाव और उपकरणों की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। खान मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी है। यह शिखर सम्मेलन उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों, स्टार्टअप, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और नीति विशेषज्ञों समेत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। प्रतिभागी महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित सक्रिय संवाद और इंटरैक्टिव कार्यशालाओं में भाग लेंगे, जैसे खनिज नीलामी प्रगति, CRM इकोसिस्टम के विकास के लिए नीतिगत प्रोत्साहन और व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी समाधानों की प्रगति इत्यादि। भारतीय तटरक्षक बल ने पाकिस्तानी नाव से 600 करोड़ रुपए मूल्य का 86 किलोग्राम नशीला पदार्थ पकड़ा है। भारतीय तटरक्षक ICG ने
रविवार को गुजरात तट के पास एक पाकिस्तानी नाव से 600 करोड़ रुपए मूल्य का 86 किलोग्राम नशीला पदार्थ पकड़ा। भारत में ड्रग्स की तस्करी का प्रयास कर रहे 14 चालक दल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच के लिए पोरबंदर लाया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के सहयोग से 28 अप्रैल को समुद्र में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही के दौरान 600 करोड़ रुपए मूल्य के 86 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तानी जहाज से चालक दल के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बैंक ब्याज वसूली में उचित तरीका अपनाएं, ग्राहकों का अतिरिक्त शुल्क लौटाएं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कुछ बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एनबीएफसी के ब्याज वसूलने में अनुचित तौर तरीके अपनाने पर चिंता जताई है। आरबीआई ने इसके लिए बैंकों को सुधारात्मक कदम उठाने और अतिरिक्त शुल्क लौटाने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने सोमवार को इस संबंध में एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि इसके निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। रिजर्व बैंक ने जारी परिपत्र में कहा कि 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए बैंकों या एनबीएफसी जैसे विनियमित इकाइयों की भौतिक जांच के दौरान आरबीआई को ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित गतिविधियों का सहारा लेने का उदाहरण मिले। खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए खान मंत्रालय और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के बीच हुआ समझौता। लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं के विस्तार को लेकर 2 दिवसीय महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सोमवार को शुरू हुआ। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ज्ञान आधारित सहयोग प्रदान करने के लिए शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह शिखर सम्मेलन आज मंगलवार भी अपने विचार विमर्श को जारी रखने के लिए तैयार है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भागीदारी बनने की देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया जा सकेगा। इंटरनेशनल लेबर डे जाने श्रमिक दिवस की कब हुई शुरुआत, भारत में मजदूरों के अधिकारों के लिए क्या क्या हो रही है पहल। कुल मिला के बात यह है कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है कब, 1 मई को। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हर वर्ष दुनिया के कई देशों में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस श्रमिकों के योगदान और श्रमिक आंदोलन का सम्मान करने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर कई देशों में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश होता है। इस दिन मजदूरों के सम्मान में रैलियां, सभाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। असम राइफल्स ने नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा के समीप भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। असम राइफल्स ने सोमवार 29 अप्रैल को नागालैंड के मोन जिले में पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारत म्यांमार सीमा के समीप भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री जब्त की। इस तलाशी अभियान के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया और 11 मोटर ट्यूब, 81 मिलीमीटर 4 ट्यूब, 106 मिलीमीटर 10 पिस्तौल, 198 हेल्ड रेडियो सेट, एक सैटेलाइट फ़ोन, एक कैनोबो बाइक, एक बोलेरो वाहन तथा अन्य युद्ध सामग्री सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। असम राइफल्स के चौकस जवानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर सुरक्षा स्थिति उत्पन्न करने के गैरकानूनी तत्वों के मंसूबों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री के एनएचपीसी और नॉर्वेजियन कंपनी ओशियन सन के बीच हुआ समझौता। एनएचपीसी लिमिटेड ने जल प्रवाह के ऊपर स्थित तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाली नॉर्वेजियन कंपनी मेसर्स ओशन सन के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के अनुसार राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी और ओशन सन फोटोवोल्टिक पैनलों पर आधारित ओशन सन की जल प्रवाह के ऊपर स्थापित तैरती हुई फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए सहयोग प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाएंगे। 26वें नौसेना प्रमुख बने वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नई दिल्ली में कार्यभार संभाला। देश के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मंगलवार को नई दिल्ली में कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने उन्हें चार्ज लिया। भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने पर मेरा एकमात्र फोकस और प्रयास रहेगा, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी।
भारतीय नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने आत्मनिर्भरता की दिशा में भारतीय नौसेना के चल रहे प्रयासों को और भी मजबूत करने पर जोर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी नौसेना युद्ध के लिए तैयार, एकजुट और विश्वसनीय रूप से विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में मौजूदा और उभरती चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना को समुद्र में युद्ध जीतने के लिए हर समय परिचालन के लिए तैयार रहना चाहिए। देश के 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि मार्च में 5.2% रही है। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार मार्च में सालाना आधार पर 5.2% रही है। हालांकि यह वृद्धि इससे पिछले महीने के मुकाबले कम है। इस साल फरवरी में इसकी वृद्धि दर 7.1% रही थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया, 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मार्च में सालाना आधार पर बढ़कर 5.2% हो गई है। इससे पिछले महीने फरवरी में यह दर 7.1% रही थी। जनवरी 2024 में यह 4.1% बढ़ी थी, जबकि मार्च 2023 में इसकी वृद्धि की रफ्तार 4.2% रही थी। मंत्रालय के मुताबिक मार्च में सीमेंट, कोयला, बिजली, प्राकृतिक गैस, इस्पात और कच्चे तेल के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि सिंचाई रूप से वित्त वर्ष 23-24 में अप्रैल मार्च के दौरान इन क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि दर धीमी होकर 7.5% रही है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के 7.8% के मुकाबले कम है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स पर डॉक्टरों की सलाह, घबराएं नहीं, लाभ अधिक और नुकसान कम होगा, ये डॉक्टरों ने कहा है। पता नहीं कहा है कि कहलवाया है, बाकी अपने आप देख लेना। सभी दवाई के होते हैं साइड इफ़ेक्ट, घबराएं नहीं, ये भी इतनी सी लाइन से समझ गए होंगे। जीएसटी कलेक्शन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, पहली बार सरकारी खजाने में आए 2.10 लाख करोड़ रुपए। सकल घरेलू वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। दरअसल अप्रैल महीने के जीएसटी आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड कायम किया है। जीएसटी के जरिए सरकारी खजाने में 2.10 लाख करोड़ रुपए की छप्पर फाड़ कमाई हुई। अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी कलेक्शन। गौरतलब है कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा मासिक जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए किया गया। बताना चाहेंगे 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पहली बार जीएसटी संग्रह में पार किया गया है। पिछले महीने मार्च में जीएसटी कलेक्शन रहा था 1.87 लाख करोड़। इंडियन नेवी की बड़ी कामयाबी, पनडुब्बी रोधी सुपरसोनिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट प्रणाली का ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लगभग 8:30 बजे सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के टॉर्पीडो वितरण प्रणाली है, जिसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की खासियत, इस कनस्तर आधारित मिसाइल प्रणाली में कई उन्नत सब सिस्टम शामिल हैं, जिसमें 2 चरणीय सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्चुएटर सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल एक्चुएटर प्रणाली, सटीक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली आदि। यह प्रणाली पैराशूट आधारित रिलीज प्रणाली के साथ पेलोड के रूप में उन्नत हल्के वजन वाले टॉर्पीडो को ले जाती है। मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। इस परीक्षण से सम्मिलित पृथक्करण, इंजेक्शन और वेग नियंत्रण जैसे कई अत्याधुनिक तंत्रों को शामिल किया गया है। यह मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। स्मार्ट मिसाइल को युद्धक जहाज के साथ ही तटीय इलाकों में भी लॉन्च किया जा सकता है। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाकर 8,400 रुपये प्रति मैट्रिक टन किया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स की दरों में कटौती कर दी है। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 9,600 रुपये प्रति मैट्रिक टन से घटाकर 8,400 रुपये मैट्रिक टन कर दिया गया है। हालांकि विमान ईंधन एटीएफ, डीजल और पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को 0 पर बरकरार रखा है। नई दरें बुधवार से प्रभावी हो गई हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2024 को घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 6,800 रुपये प्रति मैट्रिक टन से बढ़ाकर 9,600 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दिया था। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया गया है। सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसके लागू होने के बाद साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। भारत ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक
की करेगा मेजबानी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के माध्यम से केरल के कोच्चि में 20 से 30 मई तक 46वीं अटलांटिक संधि परामर्शदात्री बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। बता दें ATCM CEP बैठकों में भागीदारी इसके सदस्यों, पर्यवेक्षकों, आमंत्रित विशेषज्ञों द्वारा नामित प्रतिनिधियों तक सीमित है। इस वर्ष 46वें ATCM और 26वें CEP में 60 से अधिक देशों के 360 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसका आयोजन भारत के कोच्चि में लुल्लू बोलगट्टी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर LBICC में NCPOR MOES करेगा। इसका अधिक विवरण इस पर साइट पर जाकर आप उपलब्ध है। इंटरनेशनल संडे, धरती के अस्तित्व के लिए सूर्य जरूरी है, इसलिए मनाया जाता है सूर्य दिवस। पूरी मानव जाति जितनी ऊर्जा पूरे एक वर्ष में उपयोग करती है उतनी ऊर्जा सूर्य 1 घंटे में पृथ्वी को देता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जब पूरी दुनिया मानवता के अस्तित्व पर संकट महसूस कर रही हो तो सौर ऊर्जा ऐसे में सबसे प्रासंगिक मुद्दा बनता जा रहा है। साल 2021 में ग्लासगो में जब दुनिया के देश इसी विषय पर चिंतन कर रहे थे, तब PM मोदी ने एक सूरज एक विश्व एक ग्रिड के मंत्र को दोहराया। यह बदलते वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। भारत अपनी सौर ऊर्जा क्षमताओं में लगातार वृद्धि नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के बीच अकेला देश है जिसने अपने नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल किया है। असम की पूर्णिमा देवी बर्मन ने जीता ब्रिटेन वन्यजीव संरक्षण का गोल्ड अवार्ड। असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्तप्राय ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क और उसके आदिभूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए अग्रणी ब्रिटिश वन्यजीव धर्मार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में बीते बुधवार को एक सम्मान समारोह में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वाइटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी को इसके लिए 1 लाख ब्रिटिश पाउंड की राशि प्रदान की गई। हरगिला सारस के संरक्षण के लिए मिला सम्मान। भारत और नाइजीरिया के बीच जल्द होगा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट, व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबुजा में आयोजित हुआ। भारत और नाइजीरिया दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट को जल्द निपटाने सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप देंगे। इस दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, औषधि क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल्स आदि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है। बता दें नाइजीरिया अफ्रीका क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एवं प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 11.8 अरब बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। और इसी के साथ हो जाती है आपकी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हेडलाइंस समाप्त। ठीक है, धन्यवाद।